हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले कंडक्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, फिर डाइल्यूशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ये लोग कैसे वेरी करते हैं। डिवाई हकल और सेंगर इक्वेशन क्या है, जो जेईई मेंस में पूछी जा चुकी है। ठीक है, 2014 या 15 के पेपर में है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आज का लेक्चर समझ में आएगा तो कोलराउश लॉ परफेक्टली आ जाएगा, और आज का लेक्चर मिस करोगे तो कोलराउश लॉ में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कंडक्टेंस फाइंड कैसे करनी है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ 1 मिनट की। अगर आपका नोन कोई राजस्थान बोर्ड का स्टूडेंट है, या आप में से कोई राजस्थान बोर्ड का स्टूडेंट है ना, क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस, 200 से ज़्यादा वीडियोस बच्चों, क्या बोलते हैं, क्लास 12 का पूरा कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीपीपी, क्लास पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल है ऐप पे। पूरा कंटेंट जो है वो ऐप पे अवेलेबल है। चार्जेस भी, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है ना, इस मंथ के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए प्राइसेस बहुत कम है, फिर थोड़ी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर कोई नोन हो या आप में से कोई हो तो वो ज़रूर परचेज कर सकता है। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है बच्चे, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको पढ़ना है। अब हम कहते भी है ना, हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से क्या करेंगे, कंडक्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज तो तुमने पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है क्या भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बताता है, और रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो तो कंडक्टेंस होता है क्या, तुमने पढ़ा है ना, G इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। तो अगर मुझे कैसे भी करके किसी कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस पता चल जाए, कंडक्टिविटी सेल में भरे हुए विलियन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो मैं इन्वर्स कर दूंगी तो मेरे पास कंडक्टेंस आ जाएगी। फिर मैं इसको सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी। इतना क्या टेंशन, तो मैं कहूँगी हाँ, इतना लोड लेने वाली तो बात नहीं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिविटी सेल बना लेते हैं। ठीक है, एक कंडक्टिविटी सेल, इसमें वो सॉल्यूशन भरेंगे जिसकी कंडक्टेंस मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया हम एक कैथोड लगा लेंगे, एक एनोड लगा लेते हैं। ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आइडिया हो तो टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि ताप बदलते ही चालकता बदल जाती है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाता है। कोई चीज़ अगर कम घुल रही थी तो गर्म पानी तो ज़्यादा घुल जाएगी, तो आयंस ज़्यादा बनेंगे। अब आयंस ज़्यादा हो गए तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कंडक्टेंस, है ना। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, मुझे सबसे पहले सेल के बाहर मैं लगा रही हूँ थर्मोस्टेट। क्या बेटा, सेल के बाहर हम लगाते हैं थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, यहाँ हमने लगा दी भाई प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इस सेल में मैंने भर दिया वो सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टेंस मुझे फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हुज कंडक्टेंस, सॉल्यूशन whose conductance is to be determined, है ना। वो सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टेंस मुझे फाइंड करनी है वो मैंने मिक्स कर दी। ठीक है, अब यहां हम बनाते भाई व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हें पता ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने फिजिक्स में पढ़ा है, इवन मुझसे ज़्यादा तो आपको आता होगा, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा डायग्राम्स का परफेक्ट बनाना। व्हीटस्टोन ब्रिज की 4th आर्म को हम कंडक्टिविटी सेल के जो इलेक्ट्रोड्स है इससे कनेक्ट कर देते हैं।
क्यों? तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, और ये मेरा R3 है, और ये R4 है ना, और यहाँ तो ये नल पॉइंट डिटेक्टर। क्या बेटा नल पॉइंट कैसे लाओगे? तो नल पॉइंट डिटेक्टर, तो हम कहेंगे ठीक है। फिर करंट सप्लाई, तो करंट सप्लाई के लिए तुम्हें लेना है AC सोर्स, ना कि DC सोर्स। DC सोर्स नहीं लेंगे, करंट सप्लाई के लिए हम AC सोर्स लेंगे 3000 साइकिल पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो है ये सेटअप है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। AC सोर्स क्यों काम में लिया? तो आपने पढ़ा होगा, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है। AC सोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि AC जो है करंट वो क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट हर आधे चक्कर में क्या करती है, हर आधे साइकिल में अपनी दिशा को बदल देती है ना। और DC क्या होता है? DC सीधा चलता है ना, DC कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये हर आधे में क्या करती है, हर आधे साइकिल बाद अपनी डायरेक्शन को बदल देती है। DC भरेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल किया है, सॉल्यूशन क्या पानी थोड़ा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट तो घोला है, NaCl, KCl, KBr कुछ तो घोला होगा, है ना। तो ये उसकी कंडक्टेंस फाइंड करने का तरीका है। अगर मैं DC भर देती हूँ तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सोडियम प्लस है, मान लो NaCl भरा तो Na प्लस Cl माइनस है ना। तो Na प्लस कैटायन है, Cl माइनस एनायन है। तो DC क्या करेगा, कैटायन को कैथोड की तरफ ले जाएगा, एनायन को एनोड की तरफ ले जाएगा। अब कैटायन कैथोड पे जाके, सिखाया मैंने, कार CaRR कार, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, और राइट साइड में उसको लिखते हैं, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तुम कहेंगे हाँ तो क्या हो गया, तो बेटा अगर सोडियम प्लस कैथोड पे गया तो सोडियम पे जाके रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा, और सोडियम जो है कैथोड पे चिपक जाएगा, तो मेरे आयंस कम हो जाएंगे ना। तो अगर मेरे सॉल्यूशन में आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस जो है वो वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो मैं DC यूज़ कर रही हूँ तो अपने फ़ायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए। तो फिर AC में, तो AC क्या करता है, हर आधे साइकिल में अपनी डायरेक्शन को बदलता है। तो सोडियम प्लस को वो पहले क्या करेगा, अच्छा भाई तू कैटायन देखो कैथोड पे ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा आगे ले जाएगा, फिर उसकी दिशा ही बदल जाएगी, वापस पीछे ले आएगा। फिर हो गया अरे सोडियम इसको तो कैटायन इसको कैथोड पे ले जाता है, फिर थोड़ा आगे ले जाएगा, फिर दिशा बदल जाएगी, पीछे ले जाएगा। तो कंफ्यूज हो जाएगा सोडियम में, भाई जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो वो आयंस का मूवमेंट है, लेकिन वो सोडियम जाके और है ना रिड्यूस नहीं होगा, वो Cl माइनस जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी। यानी अगर मैं AC भरती हूँ, AC करंट यूज करती हूँ, तो पदार्थ का विद्युत अपघटन नहीं होता है। जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट घोला है सॉल्यूशन के अंदर, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, वो आयन सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। तो AC का फायदा है। लेकिन DC क्या करेगा, DC उनको थोड़ी देर में खत्म ही कर देगा, डिपॉजिट करवा देगा, तो फिर कंडक्टेंस वेरी कर जाएगी। तो मैं कंडक्टेंस फाइंड करना चाह रही हूँ, बाकी मैं अपना नुकसान करना चाह रही हूँ। आगे बात समझ में है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो थोड़ा आपको आइडिया रखना है। क्या करेंगे हम, तो हम कहेंगे AC सोर्स जो है वो यूज़ नहीं, AC सोर्स को यूज़ करेंगे, AC सोर्स इज यूज्ड, है ना, एंड DC सोर्स couldn't be used। तो मतलब AC यूज़ कर सकते हो, और या AC यूज़ कर रहे हैं साइकिल 3000 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी वाला, लेकिन DC जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, DC से क्या होगा, तो तुम कहोगे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होने से क्या होगा, तो मैं कहूँगी सम सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स, है ना। मान लो सोडियम प्लस है तो सोडियम प्लस इकट्ठा हो जाएगा, Cl माइनस जो है वो उड़ जाएगी गैस बन के, तो मेरे तो नुकसान हो जाएगा। तो कुछ सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो मैं कहूँगी कंडक्टिविटी बोलो, कंडक्टेंस बोलो, वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आयनों की संख्या बदल जाएगी। ठीक है ना। लेकिन AC में, तो मैं कहूँगी AC में ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं, है ना। वाई हम प्रेफर कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग AC ओवर DC, है ना। हम AC की यूज़ कर रहे हैं, हम प्रेफर जो है वो AC को क्यों कर रहे हैं, हम DC इज़ नॉट प्रेफर ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम कहेंगे भाई AC प्रेफर होती है क्योंकि AC से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिसिस डजंट अकर। क्यों नहीं होगा भाई,
इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहूँगी वो हाँ एसी है ना, एसी से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर आधे साइकिल में डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब उसको लिखना क्या हो तो दिमाग में रखना है कि हाँ भाई ठीक है, एसी में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, डीसी में हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस इस कम से कम इस वजह से तो क्या होगी? चेंज नहीं होगी, है ना। और कोई अलग चीज़ हो तो बात अलग है, लेकिन एसी और डीसी के चक्कर में हमारी कंडक्टेंस तो चेंज नहीं होगी, तो कंडक्टेंस डज नॉट चेंज। ठीक है, चलो मेरा इजी हो गया भाई, एसी डीसी का कॉन्सेप्ट है ना। है क्या एक्सपेरिमेंट? तो हम कहेंगे देखो हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल में हम वो इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं जिसकी कंडक्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल कर दिया, इसमें हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगा दी। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को व्हीटस्टोन ब्रिज की एक आर्म से हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। अब हमने नल पॉइंट डिटेक्टर, भाई नल पॉइंट डिटेक्टर समझ गए ना तुम, क्या होगा? तो भाई हम कहेंगे नल पॉइंट क्या करेगा, इसकी जो सुई है वो सीधी रहनी चाहिए, है ना। नल पॉइंट पे क्या होता है? तो हम कहेंगे नल पॉइंट पे दिस अपॉन दिस, R1 by R2 इक्वल्स टू R सॉल्यूशन लिख दो, R सॉल्यूशन अपॉन R4। तो अब यहाँ क्या रेजिस्टेंस लगाया है वो तो मुझे पता है, ये क्या लगाया है ये भी मुझे पता है, और अगर ये भी मुझे पता है तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ, है ना। तो हम कहेंगे इससे तो हम R सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, है ना। R सॉल्यूशन क्या होगा? तो मैं कहूँगी R1 R4 अपॉन R2। ठीक है, और R सॉल्यूशन का इनवर्स कर दूंगी तो ये आ ही जाएगा ना, G क्या होता है? तो मैं कहूँगी 1 अपॉन R सॉल्यूशन। ठीक, और G आ गया तो सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब तो मुझे पहले से ही पता होगा। हाँ भाई ये सब तो पता ही होता है ना। तो फिर G इंटू L अपॉन ए क्या हो जाएगा? तो कापा हो जाएगा। बात तो सही, और जो प्रॉब्लम थी वो मैंने दूर कर दी, मैंने एसी यूज़ कर दी, नल पॉइंट डिटेक्टर मैंने लगा दिया। भाई आप मान लो गैल्वेलोमीटर लगाओ, फिर वो एसी बार बार डायरेक्शन चेंज करता है तो एक उसकी सुई सेट नहीं होती है, तो हम कुछ ऐसे डिवाइस यूज़ कर लेंगे जो नल पॉइंट लिया है। ठीक है, फिजिक्स थोड़ी पढ़नी है, हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं आता, इतनी बात तो अच्छे से क्लियर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कंडक्टेंस कैसे फाइंड करोगे? तो बस ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको बनाना, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, कुछ भी हो, है ना। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थर्मोस्टेट क्यों यूज़ लिया? बोलो, थर्मोस्टेट क्यों काम में लिया? तो मैं कहूँगी टू मेंटेन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। क्या बेटा? टू मेंटेन टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं थर्मोस्टेट काम में नहीं लेंगी तो टेम्परेचर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा तो हो सकता है कंडक्टेंस चेंज हो जाए, होती है, तो फिर वो चेंज हो जाएगी, मुझे तो अपना आंसर कांस्टेंट चाहिए, इसलिए ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बात कर रहे हैं तो भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे अपना रिजल्ट जो है वो एकदम एक्यूरेट चाहिए। तो जितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी कंडीशंस जो है वो हम क्या बोलेंगे कि उनको कंट्रोल करके काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आए, इसलिए हमने ये भी करके देख लिया। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया हमारा कि भाई चलो हम कंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो हम कहेंगे हम तो सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसमें अलग अलग सोल्यूशन मिला के भाई कभी KCl डाला, कभी NaCl डाला, कभी KBr डाला, सबकी कंडक्टेंस आ जाती है, फिर L अपॉन A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कापा आ जाता है ना। फिर कंसंट्रेशन के साथ हम वेरी कर करके हमारे रिजल्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर पढ़ना ही क्यों था आपको ये, है ना। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट। तो बेटा ना एक चीज़ तो है ना, तुम थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेना, और हिंदी है तो और ज़्यादा। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, NCERT ने कंडक्टिविटी, चालकता और विशिष्ट चालकता हिंदी में, है ना। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें क्या है? सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टिविटी का मतलब भी कापा है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब भी कापा है, ये दोनों कापा है। ठीक है भाई, चलो क्या ही टेंशन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों कापा है। कंडक्टेंस मतलब G है ना। कंडक्टेंस मतलब क्या है? तो मैं कहूँगी कंडक्टेंस मतलब तो G है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया था ना वो है ना। और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये लैम्डा m है, ये लैम्डा v है, ये मोलर कंडक्टेंस है,
है ना, ये मोलर कंडक्टेंस है और ये तो भाई ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। एक मोलर कंडक्टेंस है, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एक सिंपल कंडक्टेंस है जी। क्लियर है, ये सब तो हमें पता ही था, है ना। और डिटेल जी के फॉर्मूले तो याद है ना, हमने 3 से 4 बार पढ़े। जी क्या है, तो बस हम रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे, वही जी है। कापा क्या है, तो हम कहेंगे नहीं, कापा जी को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो जी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 1 ml की कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml की कंडक्टेंस जो है वो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो कापा है। मतलब हमने फिक्स कर दिया 1 ml। तो अब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, आपने कहा डाइल्यूशन मतलब पानी और मिला दो, तो पानी और मिला दो तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। भाई पहले 1 ml में आपके 100 आयन थे, अब आपने 1 ml का 2 ml कर दिया, पानी मिला दिया, आयंस थोड़ा ना मिलाए। डाइल्यूट करना मतलब वाटर ऐड करना, तो पानी मिलाया तो 1 ml का 2 ml हो गया, तो 100 के आयन 50 हो गए। अब वो 100 तो 2 ml में हो गए ना, तो 1 ml में तो 50 हो गए। तो मैं कहूँगी हाँ, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा देते हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, तो मैं कहूँगी भाई डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम या 1 ml में आयनों की संख्या कम हो जाती है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए भैया तुम्हारे वैल्यू कम हो जाती है। तो ये तो हमारा सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट था डाइल्यूशन और इसका रिश्ता, ये हमारे क्लियर था कि भाई डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, है ना, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कम हो जाते हैं, है ना। इसलिए कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, वो कम हो जाती है। तो बस मेरा यहाँ इतना कहना है कि भैया आपको पता होना चाहिए मैं कापा की बात कर रही हूँ, कापा कम हो जाता है डाइल्यूशन बढ़ाने पे, ठीक है। लेकिन बच्चे जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं सिंपली कि एक तो NaCl है, एक एसिटिक एसिड है, तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम भी तो पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन ये आपके एसिड जो है ये तो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, और अगर एसिडिक एसिड की बात करें तो बहुत ही वीक है। तो हम कहेंगे भाई कंडक्टेंस 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। क्या आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, है ना, आप किसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य और वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऑल आयोनिक कंपाउंड, है ना, नाम से लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, ऑल आयोनिक कंपाउंड, ऑल आयोनिक कंपाउंड। हालांकि तुम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इसमें डाल सकते हो, बट सारे आयोनिक कंपाउंड इसमें, ठीक है भाई। NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, K2SO4 हो गया, ये ठीक। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब तो मैं कहूँगी भाई इसकी कैटेगरी में तो वीक एसिड आएगा, है ना। वीक एसिड तुम्हारा जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये वीक एसिड है। या इसकी कैटेगरी में वीक बेस आएगा, तो वीक बेस जैसे तुमने कह दिया भाई NH4OH है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये तो वीक बेस है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप, ओके मान लिया ये सारी बातें। अब मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका अल्फा 100% होता है। मतलब अगर मुझे NaCl को पानी में डालना है तो मुझे किसी से इजाज़त नहीं लेनी है कि ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा, या मैं पानी गर्म रखूँ कि ठंडा रखूँ, है ना, पानी कम रखूँ कि ज़्यादा रखूँ। भाई नमक है, पानी में जाएगा तो घुल के ही मानेगा, और चाहे पानी ठंडा हो चाहे पानी गर्म हो, है ना, या पानी कम हो पानी ज़्यादा हो नमक ज़्यादा हो, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है जो उसको अफेक्ट करेंगे। अल्फा 100% होता है, मतलब घुल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमने नाम ही दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मतलब इनका अल्फा अप टू 5%, 5% से ज़्यादा आप नहीं सोच सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5%, 5% से ज़्यादा घुलने के बारे में मत सोच लेना, तो ठीक है भाई 5% से ज़्यादा ये नहीं घुलते, हाईएस्ट 5% है। यहाँ आपका स्ट्रॉन्ग है तो 100%। तो फिर अब 100% ही है, आप खुद कह रहे हो कि भाई ये तो पूरा घुल रहा है,
है ना। हम कह रहे भाई देखो दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, एक तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर खुद ही हम कह रहे हैं कि नहीं देखो भाई वीक है ना इसका अल्फा 5% तक होता है और स्ट्रॉन्ग है ना इसका अल्फा 100% तक होता है। अल्फा मतलब होता है बेटा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशंस, कितने परसेंट आयन देने की इसकी ताकत है। तो 100% मतलब जितने आयन है ना सबके सब दे देगा, खुद के पास कुछ नहीं रखेगा, है ना। तो और ये 5% मतलब एक एम घोला है, 1 मोल पर लीटर घोला है, तो उससे 5% यानी 0.05 ही घुलेगा, 0.95 आपका पड़ा रहेगा। तो हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है, यानी ये आयन्स कम देगा तो इसकी कंडक्टेंस कम होगी, ये तो सारे आयन दे देगा तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि डाइल्यूशन बढ़ाओ, तो जो सारे ही आयन दे रहा है और आपने डाइल्यूशन बढ़ा भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं दे रहा होता आयन तो मैं कुछ कहती भी सही, तो मैं कहूँगी नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको जब पानी में घोलते हैं, है ना, भाई वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, इसलिए हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि पानी में घोलते एनी सॉल्वेंट, है ना। फिलहाल हमारे एक्सपेरिमेंट्स वाटर वाले, तो व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है, या हमने उसको वाटर में डिसोल्व कर दिया तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइज तो कंप्लीटली हो जाएगा, इसके सारे आयन्स जो है वो चले गए पानी में, है ना। ये अपने अलग चल रहा है, अलग हो गए, है ना, लेकिन थोड़ी देर पहले तो साथ में थे। अभी तो मेरे हाथ में नमक है, छोड़ दिया पानी में गए और आयन्स अलग हो गए। अभी नमक है, छोड़ दिया पानी में, अलग हो गया, कहाँ गया, सोडियम कहाँ गया, क्लोरीन कहाँ गया, ठीक है। तो बोल रहे 1 सेकंड पहले तो हम दोनों साथ में थे और यहाँ आते ही क्या हो बिछड़ गए, कोई बात नहीं बिछड़ गए, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन तो रहता है ना, कि नहीं रहेगा, क्या इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो मैं कहूँगी नहीं, अट्रैक्शन तो यहाँ रहे बट स्टिल देयर इज अट्रैक्शन। बोलो बिछड़ गए तो क्या होगा, एकदम ही ऐसे थोड़ा ना है, अलग हो गए हम, है ना, हम जुदा हो गए, रास्ते अलग हो गए, कोई बात नहीं, मगर अट्रैक्शन तो रहेगा, है तो पानी में अट्रैक्शन है, क्या दिक्कत है। हाँ अलग हो गए, अभी ये अलग अपना एनोड पे जाने वाला है, ये जाने वाला है, ये सब जाने वाले हैं, बट ठीक है ना, पुरानी यादें तो साथ में है, थोड़ी देर पहले तो साथ में थे, तो अट्रैक्शन तो रहेगा। अब हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया ना, फिल्में देखी ना, विलन क्या करता है, कह रहे भाई अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी इनके एक होने का चांस है, तो डाइल्यूशन बढ़ा दो, खूब सारा पानी मिला दो, तो पानी मिला दो तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है क्योंकि अलग हो चुके हैं। अब बहुत सारा पानी मिला दिया तो क्या हुआ यार, बाढ़ आ गई, है ना, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए, चलो भाई चलो 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 बाढ़ आ गई, इसको घेरने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसको घेरने वाले भी क्या बहुत सारे लोग हैं, फिर यहाँ पे भी बाढ़ आ गई, ये इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल, ये इसको घेर लेगा, ये यहाँ से घेर के अलग ले जा रहा है, ये अब क्या हुआ यार, ये तो ज़्यादा हो गया, है ना, तो एकदम से बाढ़ आ गई, है ना। दो लोग अगर बाढ़ भी हो रही होती ना और दो लोगों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है तो शायद बचने के चांसेस है, पर और पानी आ गया तो अब तो फिर एक ही बचेगा या कोई नहीं बचेगा, क्या पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को तो नहीं बचा पाएंगे, इतना पानी आ गया। तो डाइल्यूशन जब तुम बढ़ाते हो तो बचा कुचा अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डाइल्यूशन बढ़ाने से बचा कुचा अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है, तो अब तो बिल्कुल ही अपनी याददाश्त ही ना, मेमोरी लॉस हो गया। अब कैटायन अपने आराम से कैथोड पे जा रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई पुरानी याद नहीं, और एनायन अपने आराम से एनोड पे जा रहा है, इसको भी पिछला कुछ याद नहीं है कि कौन था क्या था, कुछ नहीं, इतना पानी आ गया कि सब अलग हो गए। तो थोड़ी कंडक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए, है कि नहीं। तो हम ऐसे मानते कि मैडम ऐसे क्यों कह रहा, आप नमक है, नमक को पानी में डाला तो वो पूरा आयोनाइज्ड हो गया और इसकी अच्छी खासी कंडक्टिविटी आ गई, हमने माप ली। अब आप क्या कह रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पहले भी आए थे अब भी आए नहीं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ बातें तो सारी सही हैं, लेकिन थोड़ा और सोचो, थोड़ा और दिमाग लगाओ कि जब तुम और वाटर मिलाते हो तो इनके आयनों के बीच में बचा कुछ अट्रैक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। अब मोबिलिटी तो बढ़ जाती है, चलो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस तो नहीं बढ़े, आयन तो पहले भी 100 थे अब भी 100 है, पर मोबिलिटी तो बढ़ेगी ना, कि नहीं बढ़ेगी। तुम कहोगे कापा तो मैडम 1 ml की कंडक्टेंस होती है, मान लिया 1 ml की कंडक्टेंस होती है, 1 ml की कंडक्टेंस होती है, तो चलो तुम्हारा 1 ml फिक्स है, लेकिन कंडक्टेंस जी, वो जी तो इस पर डिपेंड करेगी ना, कि नहीं करेगी, जी कहेगी ना स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो भी चलो कुछ नहीं, वो कहेगी अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं अब तो आयंस की स्पीड थोड़ी तो बढ़ाऊंगी कि नहीं बढ़ाऊंगी, आयनों की स्पीड तो बढ़ाएगी ना, मोबिलिटी बढ़ा देती है ना, क्योंकि इनका अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। अब ये एक दूसरे से बंधे हुए नहीं,
तो हम कहेंगे ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है हमें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, ये बचा कुचा अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है ना। तो कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, सीधी सी बात है ना। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस कह दो, सॉरी कंडक्ट एक तो शब्दों का फेर है। कंडक्टिविटी तो फिक्स रखो, 1 ml की है जो है ना, वो तो चलो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करी, पर मैं जी की बात कर रही हूँ तो वो तो बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना कंडक्टेंस चालकत्व बढ़ता है। कब, जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है पर बढ़ता है ना। तो मैं लिख दूं कंडक्टेंस बढ़ता है बट बहुत कम बढ़ता है ना। देखा गया है कि जी बढ़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां लगाओ ओस्मोल डाइल्यूशन लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या लगाओगे, ओस्मोल डाइल्यूशन लो। कक्षा 11 चैप्टर आया नहीं इक्विलिब्रियम, पढ़ रखा आपने, नहीं पढ़ रखा तो अब फॉर्मूला याद रखो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो भाई ओस्टवाल्ड क्या कहता है, तो ओस्टवाल्ड कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C। K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है ना, यानी अल्फा स्क्वायर C कांस्टेंट है, यानी अल्फा कंसंट्रेशन के रूट के इनवर्स है। और कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन भी तो इनवर्स होते हैं, यानी अल्फा डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब तुम डाइल्यूशन बढ़ाओ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। ये पहले 5% आयन दे रहा था, अब डाइल्यूशन बढ़ाओ तो हो सकता है 100% आयन दे दे, इतना फर्क आ सकता है। इतना तुम डाइल्यूशन बढ़ाओ, इतना डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं अरे ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। पहले तुम्हारे 5 आयन घूम रहे थे, 50 आयन घूम रहे, अब 1 ml में 50 आयन घूमेंगे तो फर्क नहीं है क्या। तो मैं यार आयनों की संख्या तो बढ़ गई ना, भले ही तुमने डाइल्यूशन किया है ना। तो पहले तो 1 ml में 5 आयन ही घूम रहे थे, अब तुमने 1 का 2 लीटर ही तो कर दिया। 1 लीटर की जगह तुमने क्या कर दिया, 2 लीटर ही तो कर दिया। लेकिन पहले आपके 5 आयन घूम रहे थे, अब 2 लीटर से 2.5 हो जाने चाहिए थे ना, लेकिन आप कह रहे हैं 2 में 50 घूम रहे, मतलब 1 में 25 घूम रहे, तो 5 का 25 तो हुआ ही ना। तो जी तो बढ़ ही जाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। तो तुम क्या बताओगे, तुम बताओगे कि देखो भाई मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, है ना। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो अल्फा बढ़ता है। अल्फा बढ़ते हैं मतलब आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसका मतलब कंडक्टेंस ही बढ़ जाती है, कंडक्टेंस बढ़ती है और काफी लार्ज एक्सटेंट, अच्छा खासा फर्क आता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, है ना। अल्फा नहीं बढ़ता है। अल्फा तो भाई पहले भी 100% आयन दे रहा था, अब भी 100% दे देगा। अब क्या 100 में से ज़्यादा थोड़ा ले आएगा। वो नीट में जो बच्चे 720 लिए है और वो भी कह रहे कि आप मेरे को IIT नहीं है, IIT क्या आप मुझे एम्स दिल्ली नहीं दे रहे हो, 720 से क्या 725 थोड़ा ना ला सकता हूँ। हाईएस्ट 720 था ना, तो मैं 720 लिया है ना। तो ये कह रहा भाई हाईएस्ट 100 आयन दे रहे थे ना, मैं दे तो रहा हूँ, अब क्या करोगे। तो हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ गड़बड़ है, डाइल्यूशन बढ़ाते तो अल्फा नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं बढ़ता है, वो तो हाईएस्ट ही था, है ना। लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से आयंस के बीच में अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आयंस इन सॉल्वेंट, पानी में जाने के बाद भी जो अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है। उससे आयनों की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, आयोनिक मोबिलिटी वो बढ़ जाती है। तेज चलेंगे तब भी तो कंडक्टेंस बढ़ती है ना, तो कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है, ये क्लियर है। तो उसको तो आप पर यूनिट वॉल्यूम से ही जज करो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, पर कंडक्टेंस तो हम कहेंगे ना, हाँ कंडक्टेंस की तो बात करूं तो हम कहेंगे हाँ ये तो बात है। अब अगर मैं लैम्डा एम की बात करूं तो तुम कहोगे भाई लैम्डा एम तो आपने ये बताया था, कापा × 1000/c,
ये बताया था, सही। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, है ना, डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो कापा घट जाता है, सही। और अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, अच्छा कापा कम हो जाता है तो लैम्डा एम कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कापा कम हो तो लैम्डा एम कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो मतलब कंसंट्रेशन क्या करते हो, कम करते हो, तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। हाँ, तब तो दोनों बातें कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ तो लैम्डा एम बढ़ रहा है, और डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ तो लैम्डा एम पहले घट रहा है बाद में बढ़ रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? तो दोनों पे डिपेंड करता है, सही है, बट एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं कि रिजल्ट तो ये आता है। दो बातें है ना, ये भी है ये भी है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लैम्डा एम बढ़ता है। हालांकि ये भी कम होती है, तो ये कम होती तो इतनी नहीं होती होगी ना जितना ये बढ़ाता है। आई बात समझ में? भाई मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब तो हो रही है, लेकिन इतनी डिस्टर्ब हो रही है कि मेरे रोज है ना 10 क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे। लेकिन एक फैक्टर और है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, फोकस करने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, है ना, अच्छे से योगा करता हूँ और उसके बाद में स्टडीज़ करता हूँ, तो मेरे 40 क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं, है ना, कम पढ़ने से भी मेरे 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कुछ मैं गलत कर रहा हूँ उससे मेरे 10 क्वेश्चन बिगड़ भी रहे। तो जो सही हो रहे हैं वो तो रेशियो ज़्यादा है, 40 का तो फायदा हो रहा है और 10 का नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल तो फायदा ही हो रहा है ना। सिमिलरली कि अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाती हूँ तो ये चीज़ कम होती है ना, और मैं डाइल्यूशन बढ़ाती हूँ तो ये कम होता है। इसके कम होने से ये डेटा बढ़ता है और इसके कम होने से ये डेटा घटता है, लेकिन ओवरऑल फायदा तो मुझे यहाँ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फर्क आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है ना, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या देखा गया भाई, अलग अलग प्रयोगों से आपने क्या देखा? तो आपने यही तो देखा जो मैंने एरो बनाया है कि डाइल्यूशन बढ़ाइए, कंसंट्रेशन घटाइए, लैम्डा एम बढ़ जाएगा, ये है ना। और इसका असर आता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसका असर आता है लेकिन ये चीज़ लेस है। ये चीज़ क्या है, यहाँ फर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है भाई, बातें बहुत ही उलझी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करोगे, कापा की बात करोगे, तब तो हम सविता बोलेंगे 1 ml में जो भी आयंस है उनके नंबर पे। आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो 1 ml में आयनों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, इसलिए कापा कम हो जाता है। ठीक है, एक रटाया कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। लेकिन कंडक्टेंस कापा वाले कम हो रहा हो, ठीक है जी। तो कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पीड में फर्क आ ही जाता है। डाइल्यूशन बढ़ाने से आयनों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्पीड पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3-5% तक वेरी करेगा। अगर मैं आपको इसका ग्राफ का वेरिफिकेशन दूं, है ना, अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करो, ग्राफ प्लॉट करो, रूट सी और मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, कंसंट्रेट, आपने पढ़ा डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका? आपने क्या बोला, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, है ना, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा मतलब कंसंट्रेशन तो क्या होगी, अपने आप कम होगी, तो लैम्डा एम बढ़ेगा। तो ग्राफ को ऐसे पढ़ना, आगे नहीं जाना, कंसंट्रेशन कम करनी है, क्योंकि तुम कह रहे हो डाइल्यूशन बढ़ाओ, तो डाइल्यूशन कब बढ़ाओगे, जब कंसंट्रेशन घटाओ, तो ग्राफ पीछे चलो, है ना। तो मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भी तुम ऐसे करो, KCl के लिए चलो या NaCl के लिए चलो, तो देखो इसकी कोई भी कंसंट्रेशन हो, इसका लैम्डा एम ज़्यादा ही था, है ना, किसी भी कंसंट्रेशन पे इसके लैम्डा एम की वैल्यू ज़्यादा ही थी। मेरी वैल्यू ये है, थोड़ा सा डाइल्यूट किया तुमने, कंसंट्रेशन थोड़ी सी, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं हुआ है, हल्का सा फर्क है। फिर थोड़ा और तुमने इसको लिया, तो मैं कहूँगी देख बहुत ज़्यादा फर्क तो आ नहीं रहा, 5% मैक्स फर्क आता है ना। और कंसंट्रेशन कम कर दी तुमने, तब पानी मिला दिया, तो ये ठीक है। अब मैं कहूँ अच्छा तुम ये कह रहे हो कि भाई मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ
तो लैम्डा एम बढ़ता है, ठीक है। तो मुझे लैम्डा एम की हाईएस्ट वैल्यू कब मिलेगी, है ना, टू फाइंड हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, तो मैं कहूँगी हाईएस्ट वैल्यू है, पीछे चलते जाओ, हाईएस्ट एक पॉइंट आ ही जाएगा। अब पीछे चलते जाओ मतलब मैं डाइल्यूट करूँ, है ना। तो ये कह रहा है अगर कंसंट्रेशन तुम्हारी जीरो अप्रोच कर गई, डाइल्यूशन इन्फिनिटी करना है, तो डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ तो कोई चीज़ को बढ़ा के क्या कर लो, इन्फिनिटी कर लो। तो मैं कहूँगी भाई देखो, अगर कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करती है तो डाइल्यूशन कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। देन जो तुम्हारी लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस सी कंसंट्रेशन पर यहाँ आ रही है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, तो वो लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम जीरो हो जाएगी, और ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, है ना। अब लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अधिकतम, है ना, अनंत तनुता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैक्सिमम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो तुम्हारे पास मोलर कंडक्टेंस आएगी। और जैसे एनसीईआरटी में लैम्डा नॉट सी लिखा है, तो लैम्डा एम नॉट लिखा है, सॉरी सी तो सी कंसंट्रेशन पे हुई, है ना। तो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, ये बात समझ में, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, तो या तो जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अधिकतम मान प्राप्त होगा, मैक्सिमम आंसर आएगा। तो मैं कहूँगी चलो ठीक है, कैसे आएगा, कंसंट्रेशन जीरो कर दूँ मतलब मिलाऊँ ही नहीं सॉल्ट, फिर क्या आएगी कंडक्टेंस। तो ये कह रहा है नहीं ऐसा नहीं, आप ग्राफ से निकाल लो, अभी ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो जैसे ग्राफ एक फिक्स वे में बढ़ रहा है ना पीछे, है ना, कि भाई हाँ ये ऐसे आया, तो अब मैं अगर यहाँ जाऊँगी तो ये क्या होगा, यही तो होगा, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लैम्डा नॉट एम होगा, या यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लैम्डा इन्फिनिटी एम होगा, है ना। तो मैं इस ग्राफ को क्या कर सकती हूँ, पीछे की तरफ बढ़ा सकती हूँ, एक्स्ट्रापोलेशन बोलते शायद, है ना, ग्राफ को पीछे की साइड बढ़ा सकती हूँ। तो मैं कहूँगी हाँ ऐसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकल वे से तो निकाल ही सकते हैं, बट ऐसे तो कर नहीं सकते कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन जीरो। तो हम कहेंगे हाँ चलो, तो मतलब मुझे कुल मिला के ग्राफ से लैम्डा इन्फिनिटी एम तो मिल गया, है ना। अब यहाँ पे आपको है ना एक डिबाई हकल ओनसेगर इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये क्या है भाई, है ना। देखो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, चलो, डिबाई हकल ओनसेगर इक्वेशन, क्योंकि मुझे ग्राफ चाहिएगा। ठीक है, तीन साइंटिस्ट हैं, तीनों मिलके आपको क्या कह रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू डिबाई हकल ओनसेगर, ये लोग क्या कोई नई चीज़ कह रहे हैं। तो हम कहेंगे हाँ, ये कह रहे हैं कि देखो आपको एक रिश्ता दे देते हैं, आपके पास रूट सी है, आपके पास लैम्डा एम है, और आपके पास लैम्डा इन्फिनिटी एम है ना। तो आपका जो सी कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, हर बार तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लोगे नहीं, है ना। पहले आप 1 लीटर एक अमाउंट घोल दोगे, फिर आपको लगेगा डाइल्यूट करना है तो 1 लीटर का 2 लीटर कर दोगे, फिर और 3 लीटर कर दोगे। अब आपको लगेगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे, जैसे मान लो 1 मोल पर लीटर था, 1 मोल पर लीटर था, अब कहेंगे हाँ ठीक है। अब तो मैंने क्या किया, 10 लीटर कर दिया, तो अब वो 0.1 मोल पर लीटर हो गया, 1 मोल पर लीटर, अब 1 मोल पर 10 लीटर, 1 मोल 10 लीटर हो गया तो 1/10 हो गया ना, 0.1। फिर मैंने 100 लीटर कर दिया तो 0.01, फिर मैंने 1000 लीटर कर दिया तो 0.001, है ना। तो 0.000 करते हो क्या हो गया, एक तरह से जीरो आ ही जाएगा, मतलब जीरो को कंसीडर कर सकते हैं, मान तो सकते ही हैं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो लैम्डा एम सी हाइएस्ट वैल्यू क्या है, तो लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी। अब ये क्या है, तो ये डिबाई हकल ओनसेगर इक्वेशन है। ये कह रहा है देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही, ये हाईएस्ट वैल्यू पे हो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो सी बढ़ रहा है तो लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है,
तो हम कहेंगे हाँ। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाईएस्ट वैल्यू से आंसर नीचे जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा है। वाई एक्सिस पे क्या रखा है, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, तो ये रखा है रूट सी। एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, रूट सी, ठीक है। और ये क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, और ये क्या है c, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये y एक्सिस पे रखी है, ये वैल्यू हमने x एक्सिस पे रखी है, ये क्या है, तो मैं कहूँगी ये तो इंटरसेप्ट है ना। और ये क्या है, तो ये ग्राफ का स्लोप है, और यहाँ स्लोप जो है वो क्या आ रही है, स्लोप नेगेटिव है ना। स्लोप नेगेटिव क्यों है, तो देखो अगर मेरा ग्राफ ऐसे बनता तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती, स्लोप पॉजिटिव बनेगा, है ना। और अगर मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है ना, तो थीटा जो है ये माना जाएगा, बाहर वाला माना जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। बात तो ये भी सही, ठीक है। तो स्लोप जो है इस ग्राफ में आपसे पूछा जाए स्लोप क्या है, तो मैं कहूँगी स्लोप हमारा है माइनस का b। अब b क्या है, तो b फिलहाल कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा किस पे, तो हम कहेंगे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने NaCl लिया है, KCl लिया है, सबके लिए सेम थोड़ा ना रहेगा, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में घोला है, पानी में घोला है, किसी और में घोला है, तो कंडक्टिविटी तो सब में अलग अलग आएगी। तो हम कहेंगे हाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मैं कंसंट्रेशन 0 कर दूँ, तो बच्चे अगर तुम ये चीज़ 0 कर दोगे तो लैम्डा नॉट m और लैम्डा m c क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो इंटरसेप्ट पे ये हाईएस्ट वैल्यू, तो ये हाईएस्ट वैल्यू तो यही है ना, कि नहीं है, ये वैल्यू ही तो हाईएस्ट है, ये वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है, ये हमारा इंटरसेप्ट है ना, c लैम्डा नॉट m। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर यही ग्राफ मान लो मैं HCl के लिए बनाऊं, तो ClCl तो कॉमन है ना। थोड़ी कंडक्टेंस मान लो ज़्यादा आ सकती थी अगर मैं HCl के लिए बनाती, तो क्यों ज़्यादा आती, तो देखो ClCl तो कॉमन है। अब Na+ और H+, तो सोडियम हल्का है कि H+ हल्का है, तो ऑब्वियसली H+ हल्का है, तो उसकी मोबिलिटी थोड़ी फास्ट होगी, स्पीड थोड़ा तेजी से चलेगा। सोडियम का तो वेट 23, हाइड्रोजन का वेट 1 है, तो जिस आदमी का वजन कम होता है वो तेज चलता है, और जो आदमी मोटा होता है वजन ज़्यादा होता है वो थोड़ा धीमे चलता है। इसमें क्या है, तो हम कहेंगे हाँ अगर इस किसी ने देते हुए NaCl है, HCl है, तो तुम मान लेना कि हाँ इसकी थोड़ी ज़्यादा हो ही सकती, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो पॉसिबल। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई जेई में, है ना। डिबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन लिखो तो लिख देना, बाकी मैंने आपको ग्राफ से वैल्यू बताई दी, है ना। अब वो कहे कि भाई इस पॉइंट पे बताओ, तो बेटा इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन की वैल्यू रख लेना, हाईएस्ट वैल्यू तुम यहाँ से पढ़ लेना कि हाईएस्ट इतनी है, फिर हाईएस्ट वैल्यू में से b दिया हुआ होगा या b मान लेना, और इनटू रूट c कर लेना, जो भी कंसंट्रेशन की वैल्यू, तो आई जाएगा कंडक्टेंस एट c कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब ये तो बात हुई थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक के लिए आप क्या कहना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे देखो वीक में तो बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तुम सेम ग्राफ प्लॉट कर लो और मुझे आंसर दे दो, रूट c और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एट c कंसंट्रेशन, तुम है ना ग्राफ प्लॉट कर लो, तो हम कहेंगे ठीक है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। लेकिन वीक के लिए आपको ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, वीक मतलब जो 5% ही आयन दे रहा था, अब डाइल्यूशन बढ़ाते 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 मैंने तुम्हें क्या कहा था, 5 का 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 भी पहुंच सकता है, तो वीक में अचानक परिवर्तन होगा और ग्राफ ऐसे आएगा। अब हम कहेंगे ये क्या है, अचानक परिवर्तन हुआ और ये ग्राफ ऐसे आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे इसको, ऐसे आएगा, है ना। मान लो ये एसिटिक एसिड का ले लिया, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो मुझे दिख तो रहा है कि जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, है ना, ये हाईएस्ट पे पहुंच गया, ये इसका हाईएस्ट है, ठीक है, लेकिन ये 0 कंसंट्रेशन तो नहीं है, तो ये हाईएस्ट कहाँ है, अभी तो दिल्ली दूर है ना। ये मान लो 0.1 है या 0.0 बने, तो भाई मेरे को तो इस पॉइंट पे चाहिए, और ये ग्राफ तो मुझे नहीं लग रहा कि ये तो अनंत में जाके मिलेगा, ये ग्राफ ऐसा है ना, तो ये यहाँ से कब मिलेगा, यहाँ तो जा नहीं सकता पीछे। पिछली बार तो ग्राफ क्या था, ये यूं था, तो मैंने कहा ठीक है ये है ये है ये है, तो इसी के हिसाब से मैं चल लेती हूँ, तो इस ग्राफ को मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो ठीक है इसको मैं बढ़ा सकती थी, लेकिन अब मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा थोड़ा है,
अब मेरा ग्राफ ऐसा है और अब मैं इसको यहाँ कहाँ ले जाऊँ, ये तो अनंत पे जाके मिलेगा, इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो नहीं दे रहा मुझे आंसर, है ना। तो डिवाई हक्कल ऑनसेंगर भी परेशान हो गया, अगर यार ये क्या हुआ, हमारी इक्वेशन तो यार लगी नहीं। हम तो कह रहे थे जीरो कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस आएगी वो हम आपको दे देते, तो दो लाओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए कंडक्टेंस लाओ, तो ग्राफ टच ही नहीं हो रहा, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, हम अगर इस ग्राफ को काम में लें, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कांट कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन या लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझे ना क्यों, कहाँ मिलेगा ये ग्राफ, तो हम कहेंगे नहीं, है ना। अब लैम्डा नॉट एम एनसीईआरटी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी लिखा है ना, सीमांत खत्म, इतनी सीमा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब वही कंसंट्रेशन जीरो है या डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, कंसंट्रेशन जीरो है या डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। तो यानी अब मुझे ऐसा लिख देना चाहिए कि भाई डिबाई हक्कल इक्वेशन, तीन नाम थे ना, डिबाई हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। मतलब मैं यहां वो फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूँ, लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन इक्वल्स टू लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस माइनस, कहीं ए लिखा है कहीं बी लिखा है, ठीक है ना, ए रूट सी या बी रूट सी, ठीक है, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, उसके अट्रैक्शन पे, उसके चार्जेस पे, इन सब पे डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगी कि नहीं, यहाँ तो कैसे लिखोगे, आपके पास ये वैल्यू तो है ही। अब मुझे तो ना वीक के लिए ये वैल्यू निकालनी है ना। टू कैलकुलेट लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं चाहती हूं कि भाई मुझे ये वैल्यू बताओ, किसके लिए बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताओ, तो हमें किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी और वो इंसान है कोलराउश, है ना। कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस वगैरह, कोई बात नहीं, तुमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए ना, मैं तुम्हारे ही एक्सपेरिमेंट्स को मैनिपुलेट करके तुम्हें लैम्डा इन्फिनिटी एम एसिटिक एसिड का आंसर दे दूंगा, है ना। बस मेरा नियम पढ़ लो, मेरी एप्लीकेशन पढ़ लो, ठीक है, मेरा भी ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। तो ये कह रहा है आपने जितना भी मैनिपुलेशन करा, आपने जितना भी अपना डेटा दिया है ना, उन सबको मैं इधर उधर करके और आपको आंसर दे दूंगा। आप क्या परेशान हो, आपका ग्राफ अनंत पे जाके मिल रहा है, अब अनंत पे तो तुम जाओगे नहीं, तुम्हें इसी जन्म में लैम्डा एम, लैम्डा नॉट एम एसिटिक एसिड का, यानी कि लैम्डा इन्फिनिटी एम एसिटिक एसिड का चाहिए। तो अब क्या करें, चाहिए तो तुम्हारे ग्राफ से तो आंसर आ नहीं रहा, फॉर्मूला तुम्हारे पास है नहीं, डोंट वरी, है ना, मैं हूं ना, तो कोलराउश कह रहा है मैं हूं, मैं आपको सारे आंसर्स दे दूंगा, बस आप मेरा नियम पढ़ लो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लस लाइक कर दो, है ना, वो तो बेचारा गरज भी नहीं कर रहा है, करना है तो करो, तो कर लो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोलराउश लॉ मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m HNO3, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 m HNO3, ठीक है। चलो भाई मोलर कंडक्टेंस, मोलैरिटी दे रखी है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा, यूनिट से भी लग रहा है कापा है, देख साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो भाई इसने कापा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 6.3 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और इसने पूछा क्या है, तो इसने लैम्डा एम पूछा है, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे,
लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो बोलो भाई कापा 6.3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। ठीक है, तो ये पॉइंट उड़ा लेते हैं, 10 की पावर -2 और 2 0 गए, तो मेरे पास आंसर है 630। यूनिट लिखिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्या मुझे ये कर लेना चाहिए, ऑप्शन 1 630। बोलो क्लियर है ना? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर 0.01। तो कापा दे रखा है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर 0.01 m KCl सॉल्यूशन इतना है। ठीक है, तो कापा है 0.0014 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन भी दे रखी है बच्चों, कंसंट्रेशन है 0.01। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई या लैम्डा वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला था लैम्डा वी कापा इंटू 1000 अपॉन सी, कापा इंटू 1000 अपॉन सी, है ना? सी मतलब नॉर्मैलिटी, कंसंट्रेशन बट इट शुड बी नॉर्मैलिटी। ठीक है, तुम्हारे पास मोलारिटी है। अब मैंने तो तुम्हें बता ही रखा है, क्या भाई नमन बताया, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन वेक्टर। एन वेक्टर यानी चार्ज, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी। तो क्या है तुम्हारे पास KCl, K प्लस Cl माइनस। तो मैं कहूँगी अगर तुम चार्ज की बात करोगे तो चार्ज तो एक है ना? अब तुम कहोगे तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे क्या, कंडक्टिविटी माइनस में थोड़ा ना आएगी, तो नॉर्मलिटी मोलारिटी माइनस में थोड़ा ना आएगी, मुझे खाली चार्ज चाहिए। चार्ज कितना, एक है ना ये। तो यहाँ पे 0.01 m मतलब 0.01 n ही है, क्योंकि चार्ज तो एक है, एक रख दूंगी तो नॉर्मलिटी मोलारिटी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ क्या करती हूँ, लैम्डा वी इक्वल्स टू कापा कितना है 0.0014 इंटू 1000 और क्या है 0.01 बोलो उड़ा दो पॉइंट, कितने जीरो आ गए, 2 0 आ गए। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 काट दो तो 140 आएगा। सही है, तो 4 0 तो हट गए ना, 4 0 उड़ाने के लिए, तो पीछे क्या बचेगा 140 और यूनिट है इसी, तो आंसर शुड बी 140। क्लियर, सिंपल है। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो रेजिस्टेंस ऑफ 1 है ना, 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 250 ओम। तो बेटा कंसंट्रेशन तो है 1 नॉर्मल, रेजिस्टेंस है 250 ओम। ठीक है, व्हेन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या था L/A, सेल कांस्टेंट की वैल्यू है 1.15। ठीक है, 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी। सही है, जो जो डेटा दिया सब लिख दिया। अब बेटा लैम्डा वी कैलकुलेट करना है तो तुम कहोगे कापा इंटू 1000 अपॉन सी, लेकिन कापा तो कापा सिखाया था ना, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कापा क्या होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट क्या होता है L/E, है ना? ये सेल कांस्टेंट ही तो है, L/E क्या है, सेल कांस्टेंट। बोलो, तो अब क्या करो, कापा इक्वल्स टू 1/r, r क्या है रेजिस्टेंस 1/250, है ना? और सेल कांस्टेंट कितना है 1.15। ठीक है, तो 115 अपॉन 25,000 ले लो, 1 2 3। ठीक है, इसको लिख देती हूँ मैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको क्यों सॉल्व करूँ, मुझे तो ये चाहिए ना वैसे भी, तो ये जो आ रहा है वही लिख दो। ठीक है, नाउ लैम्डा वी, तो कापा है 115 अपॉन 25,000 इंटू 1000 और सी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल, लो 1 नॉर्मल
3 0 बढ़ा दो तो 115/25, 25 4 100, ठीक है। पीछे कितना बचा, 15, 6 आ जाएगा, 25 6 150, है ना, तो 4.6, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। बोलो, सिंपल है, जो जो डेटा दिया मैंने लिख दिया, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है ना। सेल कांस्टेंट L अपॉन ए, सेल कांस्टेंट L अपॉन ए, रेजिस्टेंस 250, कापा, पहले आपका फॉर्मूला ये लगेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं कापा निकालूं, तो कापा 1/r L अपॉन ए। यहाँ पूरा सॉल्व करने मत बैठना, चाहे स्कूल एग्जाम में भी आ जाए, ये मत सॉल्व करने बैठना, उसको वहाँ पुट करके सीधा, क्योंकि नहीं तो आंसर में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा वाइज कर नहीं पाते तो दिक्कत आती है। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कापा, यानी 1 ml की कंडक्टेंस, 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, तो मैं कहूँगी अब 1 ml सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो मैं कहूँगी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा आयंस होंगे, है ना, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा आयंस 1 ml में होंगे। इसका मतलब उसका कापा जो है वो ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, 0.001, 0.1, 0.01 या 1, बोलो 0.001 से 100 गुना ज़्यादा ये है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे 10 गुना ज़्यादा ये है, और ये तो सबसे ही ज़्यादा है ना। 1 ग्राम इक्वलेंट पर लीटर, या तो 1 ग्राम है ही नहीं कहीं पे भी 1 ग्राम इक्वलेंट, इसलिए क्लियर। 1 इन सबसे बड़ा है ना, 0.1, 0.01, इसमें तो नहीं अटक रहे हो, ये क्या खत्म हो गया क्या नहीं? अच्छा चलो कुछ पुराने क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये लो, ये सब तो कर रखा है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटालिक एलिमेंट्स। अब तुम्हारे पास 4 मेटालिक एलिमेंट है, देखो PQRS, ठीक है, इनके SRP है 2.90, 0.34, 1.20, और ये माइनस है, माइनस का 0.76, ठीक है, इन्होंने माइनस ए लगाई। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, है ना। तो देखो मेटल रिएक्टिविटी, चारों मेटल है, पहले तो ध्यान से पढ़ लो। तो बेटा मेटल रिएक्टिविटी और SRP इनवर्स है, क्यों? तो अगर SRP ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मेटल कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो मेटल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करने से डिसाइड होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो SRP ज़्यादा होगा तो मेटल कहेगा मेरे को लूज करना ही नहीं, मेरे को तो गेन करना है। तो अगर मुझे रिएक्टिविटी ज़्यादा रखनी है तो SRP इनवर्स होता है। तो जिसका SRP न्यूनतम यानी कि S, वो मोस्ट रिएक्टिव, आंसर ही नहीं है क्या, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, तो मैं कहूँगी जिसका SRP मिनिमम, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आंसर अपना बना लेते हैं अपन, सबसे ज़्यादा हो गया S। फिर तो S के बाद आपका आता है क्या, Q, PQRS, उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है Q, फिर तो हम कहेंगे R, और फिर तो हम कहेंगे P, ठीक है। तो S, Q, R और P, ठीक है। ये आपका, ये 4 ऑप्शंस में हटा देती हूँ, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, सही। एक बार वापस चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं पढ़ लिया हमने, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटालिक एलिमेंट, 4 एलिमेंट है PQRS, इनके SRP तुम्हें दे रखे और तुमसे रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो SRP जिसका मिनिमम उतना मेटल रिएक्टिव, वैसे ही सोच लो भाई, आप कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब नीचे क्यों रखते हो, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है और इनके SRP तो पॉजिटिव है। तो जिसका SRP मिनिमम है, नेगेटिव है वो मोस्ट रिएक्टिव। तो मिनिमम SRP तो आपका PQRS S का हुआ ना, तो हाईएस्ट बेटा S होना चाहिए, फिर Q होना चाहिए, फिर बाकी सेट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। और क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपको फिर से SRP दे रखा है, लिथियम प्लस लिथियम, है ना, लिथियम प्लस लिथियम
कितना SRP है देखो, तो हम कहेंगे माइनस का 0.305, 3.05 मतलब, है ना। फिर Zn प्लस 2 Zn है ना, माइनस का 0.76 होता तो यही है, ठीक है। H प्लस H2 हाइड्रोजन का 0 होता है, और Ag प्लस Ag, तो Ag प्लस का SRP 0.80 होता है, तो हम कहेंगे ठीक है, ये वैल्यूज है। अब हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैपेसिटी, तो बच्चा रिड्यूसिंग कैपेसिटी दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को थोड़ा ना रिड्यूस करना, तो खुद का SRP जितना कम होगा रिड्यूसिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा हो, है ना। SRP कम होगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई मुझे तो रिडक्शन खुद का नहीं करना है, तो खुद का नहीं करना, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो खा ले, ऐसा होगा ना। तो जिसका SRP मिनिमम, मतलब उसको खुद का रिडक्शन नहीं करना है, तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, तो मिनिमम SRP हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ कौन हुआ, जिंक जो है वो सबसे अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जिंक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लगा जिंक +2 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा दूसरे को रिड्यूस करना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन पहुंचाने, तो खुद को छोड़ने पड़ेंगे ना, तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, जिंक +2 थोड़ा ना छोड़ेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक +2 बनता है ना। तो ये तो SRP दिया है, इसका SOP होता है वैसे पॉजिटिव, ठीक है। तो जिंक उत्तर होगा, जिंक +2 नहीं होगा। रिड्यूस करना है दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो अब ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेगा, जिंक की जिंक +2, तो इलेक्ट्रॉन छुड़वाओगे तो जिंक से छुड़वाओगे ना, जिंक +2 से कैसे छुड़वाओगे, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन, तो देखो आपके पास M प्लस M जो है मेटल प्लस से M प्लस N से M में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो मुझे इसका नर्न्स इक्वेशन बनाना, तो पहले अपन इक्वेशन बनाए, M प्लस N है, वो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठाएगा और वो M में कन्वर्ट होगा, सही। अब मेरा फॉर्मूला आएगा E सेल, जिसमें क्या हो रहा है, M प्लस N M में कन्वर्ट हो रहा है, इक्वल्स टू E0 सेल, मतलब स्टैंडर्ड सिचुएशन, -0.0591 अपॉन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में मेटल जो कि सॉलिड है उसका एक्टिव मास 1 अपॉन रिएक्टेंट में मैं लिखूंगी M प्लस N, ठीक है, M प्लस N, है ना। और अगर मुझे यहाँ साइन पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर ले आओ, 1 अपॉन M की जगह क्या करो, M ऊपर ले आओ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, E0 M प्लस N M, माइनस की जगह प्लस लिख दो भले, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर दो, लॉग M प्लस N। आप ऐसे कर देते तो हमें दिक्कत नहीं थी। देखो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल, है ना, यहाँ लॉग M प्लस ऊपर आ रहा है, लेकिन ये तो प्लस है, अच्छा प्लस है तो हमें तो प्लस ही चाहिए ना, तो हमारा तो पहला ही आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ माइनस करोगे तो लॉग M ऊपर आएगा नहीं, है ना, प्लस करना था, ठीक है। N तो किसी भी कंडीशन में ऊपर नहीं आ सकता, तो हमारा आंसर करेक्ट है ऑप्शन 1। क्लियर है, तो ये तो हमने पहले पढ़ रखे, उन पे बेस्ड टॉपिक है। तो अब तुम्हें कंडक्टेंस समझ में आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ में आ गया, है ना, कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ अभी जहाँ मैं आपको एरो दे रही हूँ, यहाँ पे आपको ये वीडियो है, इससे पहले वाला जरूर पढ़ लेना। वो वीडियो अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वीडियो अगर आप पढ़ लोगे तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और शुरू से पढ़ना है तब भी आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो प्लेलिस्ट आप देखो, आपको शुरू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 से मिल जाएगा। ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएंगे, एज इट इज़ नीट एग्जाम में बहुत यूजफुल है, जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो बहुत यूजफुल है, इवन आप एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको एनसीईआरटी टू द पॉइंट, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी का वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिल रहा है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और फालतू सारी बातें छोड़ दीजिए। 1 साल है, जस्ट स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम कोलराउश लॉ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।